मध्य प्रदेश का जनादेश 2024 के लिए संदेश, और वो संदेश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन 3 राज्यों में कम से कम बीजेपी चुनाव लड़ी थी और उस पर एक बहुत बड़े पैमाने पर मुहर लग रही है। स्कीम्स की, स्थानीय चेहरों की बात होगी, लेकिन ये एक मौका बीजेपी के लिए ऐसा भी है जिसमें ये तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं जब तीनों साथ थे वहां पर। उसके बाद से देखिए प्रभात झा भी बहुत लंबे वक्त के बाद वो वहां पर दिखे। अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं आपको, जो कि प्रभारी के तौर पर वहां देख रहे थे। ये तमाम चेहरे वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा मौका भी लेकिन है बीजेपी के लिए रवीश, जब आप बिना चेहरे के लड़े थे और ये साफ था एमपी के मन में मोदी। पीएम ने कल शाम में कहा ना कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। वैसे ही राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, साफ था सीएम कैंडिडेट कोई नहीं है। ये बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका भी है जब आप नए नेतृत्व को वहां पर जगह दे, नए चेहरों के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अभी अगर बना भी दिया तो फिर 5 साल बाद क्या, वो फटीग, वो एंटी इनकम्बेंसी उस चेहरे पर आपको 5 साल बाद फिर परेशान कर सकता है। तो ये एक ऐसे मौके के तौर पर अगर हम देखें तब कौन से प्रोबेबल्स आपको नजर में आते हैं रवीश सीएम पद के? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया अंजना कि मुख्यमंत्री के अलावा अगर देखें तो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे आगे चल रहे हैं और तीनों के अपने अपने फैक्टर हैं। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो वो एक ओबीसी चेहरा है, मध्य प्रदेश का बड़ा ओबीसी चेहरा है। नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय भी, बिल्कुल मैं नाम भूल गया था उनका, कैलाश विजयवर्गीय भी एक बड़ा चेहरा है। और इन चारों के बीच में ही फिलहाल अगर देखा जाए तो खींचातानी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चलेगी शिवराज सिंह चौहान के बाद। और इन चारों में अगर देखें तो सबसे ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाते हैं और वो एक जिस ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन पेच ये है कि ग्वालियर चंबल में अच्छे प्रदर्शन का श्रेय किसे दिया जाए? नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से दावेदारी थी इसीलिए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं और उनके आने की वजह से वहां पे भाजपा का ग्राफ बढ़ा है उस पे। तो ग्वालियर चंबल अंचल की ये खींचतान जो है तोमर और सिंधिया के बीच में रहेगी। और दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल जो कि ओबीसी चेहरा है, लेकिन ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान भी है। तो अगर ओबीसी की तरफ जाएगी भाजपा तो उसके सामने फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ज्यादा मजबूत विकल्प रहेंगे, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा महिला वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है इतने सालों के बाद। लेकिन भाजपा के सामने चुनौती अब यह है कि आखिरकार लीडरशिप क्राइसिस ना हो। शिवराज सिंह चौहान 16.5 सालों से मुख्यमंत्री हैं। अब मध्य प्रदेश में अगर वो अभी उनको मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो माना जा रहा है कि 1 आध साल बाद तो उन्हें वैसे भी हटाना ही होगा, क्योंकि फिर उसके बाद 4 साल के लिए तो कम से कम किसी नए मुख्यमंत्री को, नए चेहरे को जगह देनी होगी, ताकि जब अगला चुनाव उतरे 2029 में तो भारतीय जनता पार्टी 2028 में तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सशक्त मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो। इसलिए भाजपा की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि चुनाव जीत गए वो तो ठीक था, भाजपा की असली लड़ाई, असली चिंता तो अब शुरू होनी है कि जिन्हें हमने मैदान में उतारा तो वो सब तो जीत गए हैं और वो सारे चेहरे जो गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के रेस में बार-बार जिनका नाम आते रहता है, तो अब इनमें से किसको सीएम बनाए? राखी राठौर जी, आप भी देखिए एक ऐसी प्रवक्ता जो पिछले कुछ महीनों से सक्रिय तौर पर राजस्थान से मोर्चा संभाल रही हैं। बीजेपी नई पौध को तैयार करने में काफी जोर लगा रही है तमाम राज्यों में। कौन बनेगा आपका सीएम? देखिए अंजना जी, कौन बनेगा सीएम, जवाब वही होगा जो कल भी आपने दिन भर सुना होगा। विधायक दल की बैठक में और पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको डिसाइड किया जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कल जिस तरह से जनता ने मोदी जी की गारंटी को एक्सेप्ट किया और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं एक नकारात्मक सोच के ऊपर रही हैं, एक नेगेटिव सोच, और जिस तरह से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया उसके ऊपर ये नीतियां रही हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अभी राजस्थान की भी आप लोग चर्चा कर रहे थे और अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा गया, लेकिन अशोक गहलोत जी तो आखिरी तक कह रहे थे कि मेरा चेहरा देख करके चुनाव लड़िए। और गहलोत जी के लिए अंजना जी पहले भी हम साथ बैठे हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि वो पहली बार मुख्यमंत्री नहीं थे, वो 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री कार्यकाल राजस्थान में पूरा किया और राजस्थान में जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद कांग्रेस का जो हश्र होता है वही हश्र कल हुआ, क्योंकि 4.5 साल देखिए अंजना जी कुछ ना करना और आखिरी 6 महीने के अंदर लगातार आप जो योजना है उनके अनाउंसमेंट्स करना, ये जनता को पसंद नहीं आता है। आप देखिए इन्होंने महंगाई राहत कैंप इसी साल जून में स्टार्ट किया, 3-4 महीने तक जो रिलीफ देने का प्रयास किया वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचा ही नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अब राजस्थान के अंदर एक ऐसी सरकार आई है जो डे फर्स्ट से काम करेगी। आप 4.5 साल काम ना करें और उसके बाद 6 महीने तक आप कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करें, ये काम नहीं करेगा अंजना जी। अब तो जनता देखेगी कौन
काम चुनाव क्या हो काम चुका। करेगा? अब चुनाव हो गया, चुनाव अब इन हो गए। बातों का कोई ज्यादा अर्थ है नहीं। आज लोग सीएम जानना चाहते हैं। आप तीनों स्टेट में अगर मैं आपको बोलूं जी विनोद जी कि पिक कीजिए, कौन से, एक नहीं बोलती हूँ, दो बोल देती हूँ क्योंकि आपके दो लिए भी का मुश्किल है। option दो का ऑप्शन है आपको, जल्दी जल्दी बताइए आपकी देखिए, नजर में कौन बन सकता देखिए है? वैसे तो मोदी जी सरप्राइज देते हैं, हम लोग अंदाज नहीं लगा पाते, लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ज्यादा तो नाम, संभावना। जिसका नाम लीजिएगा वो बोलेगा नाम मत लीजिए हमारा। नहीं, मैं तो लूंगा, मेरा काम है, आपने पूछा है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में दो नामों पर ज्यादा है, एक तो प्रहलाद सिंह पटेल और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ऑब्वियस चॉइसेस और उसके पीछे की वजह भी समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे ओबीसी चेहरा, नया चेहरा देना चाहेंगे तो प्रहलाद पटेल। शिवराज सिंह चौहान की पारी ओबीसी के रूप में, नेता के रूप में मध्य प्रदेश में लगभग हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि उनका एक योगदान रहा है पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में, भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा कभी नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाई। तो वो उनका 34 में 19 सीटें आई। दूसरा, जिस मोदी जी गए थे, आप देखिए सिंधिया स्कूल, और उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ ज्योतिरादित्य को लगाया था, मेरे दामाद हैं ये, क्योंकि बड़ौदा में उनके ससुराल है, गायकवाड़ परिवार में, तो गुजरात के दामाद हैं, और एक बहुत पारिवारिक तरीके से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया था। तो उससे भी लगता है कि, और अपने जहाज में साथ बिठा के लगातार 2-3 बार लाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन पर भी वो दांव लगा सकते हैं। जो नया गुना की रैली के बाद भी आसपास के कई इलाकों में साथ में ही चल रहे थे, साथ ही में रहे थे, और एक नया फेस है जो कांग्रेस चूक गई उनको बनाने में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मुझे लगता है या तो अश्विनी वैष्णव जैसा कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा, जो डिलीवरी वाला। मैं देख रही हूँ कि आप सरप्राइज पर बहुत ध्यान क्योंकि दे वहाँ रहे हैं। डिलीवरी का एक बहुत बड़ा इशू है नीचे। या फिर अगर हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में राजस्थान को तैयार करना है और योगी आदित्यनाथ के समानांतर एक नया योगी पैदा करना है राजनीति में, तो बाबा बालकनाथ। क्योंकि देखिए, आपके सर्वेक्षण में भी और जिस व्यक्ति ने, जैसा शरद भी बता रहे थे, मैंने भी जाके रात में 10-11 बजे जाकर उनका इंटरव्यू किया था, गजेंद्र सिंह शेखावत। पूरे बीजेपी दफ्तर को जयपुर में उन्होंने संभाला हुआ था, वही तमाम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ की अगर बात इंचार्ज करें, जरूर जेपी नड्डा जी थे, जिन्होंने पूरा प्रचार का कमान संभाला हुआ था। तो उस नजरिए से देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत भी अब हो सकते हैं करने के लिए, लेकिन मैं तो दो नाम आपने पूछे तो मैंने दो ठीक है, दो नाम ये बता दिए। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है अरुण साहू पर दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि साहू समाज की जो भागीदारी है वहां पर, और जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो पिछड़ा कार्ड कांग्रेस का है, उसकी काट अरुण साहू के जरिए हो सकती है, या कोई आदिवासी ला सकते हैं, वो है वहां पर, वो एक आदिवासी सांसद, में नाम भूल रहा हूं उनका, उन पर भी हो सकता है। मतलब ये आपने पूछा तो ये मेरा अनुमान है, आकलन है। बाकी तो सरप्राइज एलिमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व तो जाना जाता है। ठीक है।